we take up a new very important point of making sentences. In the previous lesson, we learned about the various usage of the verb let, L-E-T. लेट को हम कई तरह से यूज करते हैं, वो आपको मैंने सिखाया। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्टडी, लेट देम कम, उन्हें आने दो। लेट योर वर्क स्टार्ट, तुम्हारे काम को चालू होने पड़ने दो। इस तरह लेट का यूज सीखा और कई तरह के थे। नाउ वी टेक another very important point at this stage, that the verb to be. To be. To is used before all the first forms of the verbs. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हर एक में टू या तो लगा होता है या लगा दें तो उसको माना जाएगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए बी माने, मेन वर्ब इज ओनली बी। बी माने होना, ये आपको पिछले उसमें सिखा दिया मैंने। बी माने होना और टू की आके आगे लगा ही रहता है, और जब यूज करते हैं तो ये हट जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। वर्ब के कॉलम में हमने तीन तरह की क्रियाओं का जिक्र किया था। उनमें फंक्शनल वर्ब्स यानी काम में आने वाली क्रियाएं, लिंकिंग वर्ब्स माने होने वाली क्रियाएं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। इनके बारे में आपको जानकारी अब थोड़ा सा और डिटेल से दूंगा मैं। फंक्शनल वर्ब या वर्ब ऑफ एक्शन से किसी कार्य या एक्शन के करने का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, रीड, स्पीक, राइट, डू, रन, अंडरस्टैंड, ये सब क्रियाएं जो है क्या है, दीज आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये सभी इस तरह से फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं जब बात करते समय, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। रीड माने पढ़ना, स्पीक माने बोलना, राइट माने लिखना, डू माने करना, रन माने दौड़ना, स्टैंड माने अंडरस्टैंड माने समझना। ये हुई फंक्शनल क्रिया, क्योंकि इनमें कोई काम नजर आ रहा है। रीड माने पढ़ना यानी पढ़ाई का काम हो रहा है। स्पीक बोलना, बोलने का हो रहा है। डू माने करना, कोई काम हो रहा है। रन माने दौड़ना, अंडरस्टैंड माने समझ का काम हो रहा है। दूसरी क्रिया ये फंक्शनल वर्ब थी। सेकंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इससे वाक्य के प्रकार बदलने में मदद मिलती है। किस टाइप का वाक्य आपको बनाना है, ये मदद मिलेगी इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करने से। जैसे यू लाफ, आप हंसते हैं, ये आपका सेंटेंस है असर्टिव। अब इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते, खाली नोट लगाकर सेंटेंस नहीं बना सकते। यू नॉट लाफ, दिस इज रॉन्ग in English grammar. You have to use helping verb for you, for the use of not. Not can never be used without helping verb. ये याद करने आगे कि not को कभी भी बिना उस टेंस की helping verb के यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको you do not laugh, उस you laugh के सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो यू डू नॉट लाफ कहेंगे, यू नॉट लाफ नहीं कहेंगे। तो इसमें किस अलग दूसरी क्रिया का यूज करना पड़, डू। अभी ऊपर वाले सेंटेंस में अभी आपको फंक्शन वर्ब में बताया, वहां पर भी डू आ रहा है। कह के ये डू वाला, ये वाला, ये यहाँ पर डू था, लेकिन दिस इज नॉट दैट डू। ये जो मैंने नीचे वाले में ऑक्सिलरी में यूज किया है, ये डू दो तरह की क्रिया है। फंक्शनल भी है, जैसे ऊपर दिखाया, ये फंक्शनल वर्ब है, और साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ऑक्सिलरी माने सहायक। किस बात की में सहायता कर रही है, हमारे वाक्य को नेगेटिव बनाने में। इंग्लिश के वाक्य को नेगेटिव बनाने में नॉट के साथ उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू है। यहाँ पर डू है तो यू डू नॉट लाफ, ये नेगेटिव सेंटेंस बना है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कि डू यू लाफ, क्या आप हंसते हैं।
यहाँ पर वो ये जो डू नॉट के जो साथ डू आ रहा था, यही डू अब वाक्य के शुरू में रख दिया जाएगा, तो इसका अर्थ अब क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन वाला वाक्य बन जाएगा। इस वर्ब का अर्थ होगा क्या। यहाँ डू माने करना नहीं है, और न इसका कोई और अर्थ है। इसका अर्थ है कि क्या वाक्य में लग जाएगा शुरू में। डू यू लाफ, क्या आप हंसते हैं? तो देख रहे हैं आप कितना फर्क है हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, कि वहां वाक्य बनाने में सिर्फ हमें क्या लगाना पड़ता है, और नेगेटिव बनाने में हिंदी में सिर्फ नहीं लगाना पड़ेगा। आप नहीं हंसते हैं, यू नॉट लाफ, ऐसा हम हिंदी के हिसाब से बनता तो ऐसे बनता, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए नोट के पहले डू लगाना पड़ेगा, जिसका अर्थ कुछ नहीं है लेकिन इसको यूज करना पड़ता है। उसी तरह से क्या आप हंसते हैं, तो ये व्हाट यू लाफ नहीं होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देने से क्या का अर्थ निकलेगा हर तरह के वाक्य में। डू यू गो, डू यू कम, डू आई स्पीक, डू यू लिसन, इस तरह के सेंटेंस डू बनाने का मतलब वाक्य में आगे रखेंगे तो डू का अर्थ है क्या। ये बात अभी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सिखाए थे आदेशात्मक, उनमें लागू नहीं है। वहां पर अर्थ होता है डू योर वर्क, अपना काम करो, वहां वो मेन वर्ब की तरह काम आएगी। लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ दूसरी क्रिया लाफ आ रही है। लाफ ये क्रिया है मेन, वो डू नहीं है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये मदद कर रही है किस बात के? इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। तीसरी होती है लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ स्टेट। स्टेट माने स्थिति, सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, बताएगी क्रिया। इससे पता चलता है कोई व्यक्ति या वस्तु है, थी या होगी। इसमें कर्ता कोई काम नहीं करता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए केवल वर्ब टू बी ही काम में आती है। बी की मदद से ही ऐसे वाक्य बनेंगे। कोई चीज है, कोई थी या होगी, उसमें टू बी काम में आता है। तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी की बात अभी बताई आपको। हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको। वाक्य को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने में मदद करने वाली क्रिया को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। और ये तीन वर्ब्स हैं इंग्लिश में। बी, ये वाला देख रहे हैं आप, बी, डू, हैव, ये तीन क्रियाएं हैं। इन तीन क्रियाओं से ही हम वाक्य में निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में काम लाते हैं। इसमें वर्ब टू भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल इसी की विभिन्न फॉर्म्स के प्रयोग से ही हम टेंस के कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और पैसिव वॉइस वाले वाक्य बनाते हैं। अब बी की ये फॉर्म्स हैं, आप देखें बी की कैसे ये फॉर्म्स हैं। इन इन्फिनिटिव माने बी का इन्फिनिटिव फॉर्म होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है। इस तरह से बी की फॉर्म बन जाएगी प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बी की फॉर्म होगी प्रेजेंट में इज, और अगर आई है तो आई के साथ एम लगेगा, और अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं उन सबके साथ आर लगेगा। ही इज, शी इज, बट आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, इस तरह से ये इनका प्रयोग हो। और इसका हिंदी में अर्थ होता है इज माने है, एम माने हूँ, आर माने हो। लेकिन इसका पास्ट टेंस देखें आप, ये प्रेजेंट में था है, हूँ, हो। यहाँ अब पास्ट टेंस में वॉज और वर्ड बन जाते हैं। इसकी दो फॉर्म बनेंगी बी की, वॉज एंड वर्ड। वॉज माने था, वर्ड माने थे बहुवचन, ये पास्ट है इसका। और इसकी तीसरी फॉर्म बीन। तो ये इसकी बताएं कि बी की इस तरह से टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं, लेकिन अभी हम इनका खाली नाम जानते हैं, आगे चल के इनके प्रयोग आपको सिखाएंगे। वर्ब टू का प्रयोग 12 टेंसेस से अलग इसलिए सीखा जाता है क्योंकि इसकी फॉर्म्स अन्य मुख्य क्रियाओं से अलग हैं। दूसरी क्रियाओं के फॉर्म्स जो होते हैं वो अलग हैं, इसकी अलग है। अब जैसे डू, जैसे इसमें दूसरी क्रियाएं जैसे थ्रो, थ्रू, थ्रोन,
अन्य क्रियाओं का सिंगुलर रूप बनाने के लिए इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, किंतु बी का एक वचन रूप है इज। जो कह रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अन्य क्रियाओं में प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाने के लिए उसमें हम एस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे ही रीड्स, शी लाफ्स, इस तरह से उनमें एस लग गया। लेकिन बी के लिए इसकी रूप बदल जाता है, हम सिंगुलर यूज करेंगे तो शी बीज नहीं कहेंगे, शी इज। आई बी या बीज नहीं कहेंगे, वो नहीं बनना। इसका रूप बनता है सिंगुलर में एस, शी इज, ही इज। तो ही बीज ऐसा नहीं कहेंगे। और बहुवचन रूप इसका आर, बी आर, यू आर, दे आर, इस तरह से। और आई के साथ एम आता है, जो केवल आई के साथ ही इसका प्रयोग होता है। ये बी की फॉर्म अन्य क्रियाओं से अलग है, इसलिए इसको अलग सीखा जा रहा है, क्योंकि बी की फॉर्म दूसरी वाली क्रियाओं से अलग होती है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसके पास्ट टेंस में भी सिंगुलर के लिए वॉज आता है और प्लूरल के लिए वर्ब, इसलिए टू बी के वाक्यों को अलग से जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम होने वाली क्रिया के वाक्य बनाने की जानकारी लेते हैं, टू बी की मदद से जो बनाए जाते हैं। कैसे, आप देखें टू बी, ये रहा टू बी माने होना या बनना। कैसे, अब देखें प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बी का कैसे यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका लिए बी की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है इज। ये इसमें इज का प्रयोग है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है, होता है या होती है। कैसे, अब आप देखें, ही इनके सब्जेक्ट इनके साथ आएगा, ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, ए बॉय, इस टाइप से ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ इज की फॉर्म काम है। लेकिन आई माने मैं, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, उसके साथ इज नहीं लगेगा बी का, बल्कि एम लगेगा, आई एम। उसका अर्थ होता है मैं हूं या मैं होता हूं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और जब मैं घर पर होता हूँ तो होता हूँ कैसे वक्त बन सकता है, व्हेन आई एम एट होम, तो होता हूँ बन गया इसका इस तरह से हिंदी का। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बी की फॉर्म आर यूज होती है, और इसको हम हो, हैं, होते हैं, होती हैं, होते हो, इस तरह के शब्द बन जाएंगे इनके। इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। दे, और ये सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं प्लूरल, जैसे दे, यू, वी, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, एक्सेट्रा, इनके साथ हम बी की फॉर्म प्रेजेंट टेंस में आर यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ये प्रेजेंट में आपने बात सीखी, प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या हुई, इज एम आर। ये देख रहे हैं, इज, ये एम और ये आर, ये प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म में, इनके अर्थ में है, हो या हैं, ये सीखा आपने। अब देखें पास्ट टेंस में इस बी की फॉर्म का कैसे बनेगा, ये बी, बी चल रहा है, हम क्या चीज सीख रहे हैं, बी का प्रयोग, बी के कैसे यूज करते हैं बी को, इस तरह से। अब पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग होता है। जैसे आई को यहाँ पर, जैसे वहाँ हम आई के साथ एम लगाया था हमने ये प्रेजेंट टेंस में, लेकिन पास्ट टेंस में इसके साथ वॉज लगेगा, और यही वॉज दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी लगेगा। आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, ए बॉय, ए गर्ल, तो इनके साथ सबके साथ था वॉज लग जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा आई वॉज, मैं था, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज बिजी, में व्यस्त था, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज ए वेरी नाइस डे, इट वॉज ए प्लेजेंट ओकेजन, इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। दिस वॉज, दैट वॉज, ए बॉय वॉज, ए गर्ल वॉज, इस तरह पास्ट टेंस में इनको यूज करेंगे।
फिर इसका दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बी की फॉर्म पास्ट टेंस में वर्ड लगाते हैं। पास्ट में थे, थी, हुए, बने, यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, ये इनके सबके साथ वर्ड का प्रयोग होगा और इनके अर्थ बन, जैसे यू वर विद मी, यू वर बिजी, इस टाइप से वी वर वेरी बिजी दैट डे, वी वर, इस तरह से इनको यूज करते हैं। और बी की